दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 24 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। राष्ट्रमंडल दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल की संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। राष्ट्रमंडल दिवस भारत समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, उन देशों में जहाँ पे कभी ब्रिटेन का साम्राज्य रहा है। राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद हुई दुनिया के सभी देशों को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है राष्ट्रमंडल संगठन। राष्ट्रमंडल संगठन का विचार सबसे पहले 1901 में, हालांकि यह सांकेतिक है, ब्रिटेन का इनकी संप्रभुता पे इन देशों के कोई भी अधिकार नहीं है। राष्ट्रमंडल संगठन का विचार सबसे पहले 1901 में महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखा था, लेकिन उसी वर्ष दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। सन 1902 में सर्वप्रथम एम्पायर डे मनाया गया, साम्राज्य दिवस मनाया गया। ये पूछा भी गया है, 1902 में सबसे पहले मनाया गया था, लेकिन सन 1958 में हेरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदल करके कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। तब से इसे कॉमनवेल्थ डे के नाम से ही जाना जाता है। अब राष्ट्रमंडल की बात करें तो सन 1931 को राष्ट्रमंडल संगठन का गठन हुआ था, और अगर हम 1931 की बात करें तो भारत इसमें शुरुआत से ही शामिल है, क्योंकि तब तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य में भारत आता था। सन 1949 में ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए सभी देशों को राष्ट्रमंडल राष्ट्र या देश के नाम से जाने लगा। हालांकि भारत ने काफ़ी सोच विचार करके इसमें भारत शामिल हुआ। काफ़ी इसके लिए विचार विमर्श हुए, काफ़ी विरोध भी हुए कि जब हम आज़ाद हो गए हैं, गणतंत्र हो गए हैं, तो हम क्यों राष्ट्रमंडल में शामिल हों। अंततः भारत ने शर्तों के साथ इसमें अपने आप को सम्मिलित किया, जैसे कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है या जो सम्राट है वो ब्रिटेन का सम्राट को हम नहीं मानते हैं। हमारा जो सम्राट या राष्ट्राध्यक्ष होता है वो यहीं पर चुनकर आता है, और गणतंत्र है हमारे यहाँ, अर्थात कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है। यहाँ वंश परंपरा के अनुसार सम्राट नहीं चुना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का जो सम्राट होता है ब्रिटेन का ही सम्राट होता है, या साम्राज्ञी जो होगी ब्रिटेन की होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत ने कई शर्तों के साथ इसमें सम्मिलित अपने आप को किया था। ठीक है। तो हालांकि अगर देखें ब्रिटेन का अभी भी हमारे IPC CRPC एविडेंस एक्ट देख लीजिए, या फिर कोई भी एक्ट देख लीजिए आप, या संविधान ही देख लीजिए, कई ऐसे आपको उपबंध मिलेंगे जहाँ पे ब्रिटिश प्रभाव अभी भी परिलक्षित होता है। इसीलिए लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं कि क्या अभी भी हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का जो है कानूनी तरफ से प्रभाव है। तो बिल्कुल ये दिखाई पड़ता है, प्रैक्टिकल है। ठीक है। इस पर यहाँ हालांकि ये बहस की बात है, बाद में कभी चर्चा करेंगे इस विषय पे, संपूर्ण चर्चा, तब आपको पता चलेगा कि बहुत हल्की बातें हैं संपूर्ण विश्लेषण के बाद। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर देखें, कानूनों को देखें, तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश प्रभाव अभी भी हमारे कानूनों पर पर्याप्त रूप से परिलक्षित होता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारे यहाँ कानून हैं वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही मैक्सिमम जो कानून है बनाए गए हैं। ठीक है। यहाँ तक कि संविधान के भी काफ़ी अनुच्छेद जो है 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ठीक है। मैक्सिमम अनुच्छेद वहीं 2/3 अनुच्छेद सोचिए वहीं से लिए गए हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ। तो इस वक्त राष्ट्रमंडल पे 53 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा अन्य सदस्यों में कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश भी इस राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल के सभी 53 सदस्यों ने लोकतंत्र को बनाए रखने, सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष फिर से कौन चुना गया है? नरेंद्र बत्रा। पिछली बार भी इनको चुना गया था, इस बार पुनः चुने गए हैं। डिप कोवन भैया, DRDO ने एक टेस्टिंग किट बनाई है। डिप कोवन इसका नाम है, पूछा जा सकता है, DRDO ने बनाई है। DRDO की एक प्रयोगशाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज। इस प्रयोगशाला द्वारा डिप कोवन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है। ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगी। डिप कोवन किट 97% उच्च संवेदनशीलता और 99% विनिर्दिष्टता के साथ SARS-CoV-2 वायरस की स्पाइक के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। रोग प्रतिकारक को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। रोग प्रतिकारक, जिसको इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं आप, ये किसी बाह्य पदार्थ तथा एंटीजन के मौजूद होने की प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होने वाले रक्षक प्रोटीन होते हैं।
एंटीजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एंटीबॉडी इनकी पहचान करते हैं और इन पर हमला करते हैं। जब वायरस का हमारे शरीर पर अटैक होता है तो यही एंटीबॉडी जो ट्रेंड होते हैं उस वायरस से लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ते हैं, उसके प्रसार को रोकते हैं। जो वैक्सीन आप लगवा रहे हैं इसका काम यही है कि जिस वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन लग रही है उसके अगेंस्ट आपके शरीर में ट्रेंड एंटीबॉडीज़ को तैयार किया सके ताकि उस रोग से लड़ सके, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर विकसित हो सके। वात्सल्य योजना, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 21 वर्ष की आयु तक के बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड खासकर वहाँ के एग्जाम देने वाले। पीएम केयर्स फंड हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? चर्चा में तो पहले से भी रहा है। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष का गठन कोविड-19 महामारी और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पे बहुत इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले एक प्रश्न आया था किसी परीक्षा में, मैंने देखा था, वहाँ ठीक यही स्टेटमेंट दे दिया था कि कोविड-19 महामारी से ही निपटने, मतलब केवल कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इसका गठन किया गया है। तो ये केवल शब्द जो दे दिया था ये इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि ये अन्य आपात स्थितियों के दौरान दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब हुई? दिन याद रखिए, 27 मार्च 2020 को। पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई। यह विदेशी अंशदान से प्राप्त दान का लाभ उठा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस निधि में दिया जाने वाला दान 100% कर मुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम जो यूपीएससी देने वाले हैं वो जरूर ध्यान रखें। पीएम केयर्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के प्रदेश अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, तीनों मंत्रियों का नाम याद रखिएगा। भारत सरकार निधि के ये पदेन न्यासी होते हैं। ठीक, तो ये भारत सरकार के जो 3 मंत्री हैं और प्रधानमंत्री, ये इस निधि के पीएम केयर्स जो फंड है इसके पदेन न्यासी होते हैं। स्वामी फंड, स्वामी फंड क्या है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सस्ते और मध्यम आय वाले आवासों के लिए विंडो के माध्यम से अपनी पहली आवासीय परियोजना पूरी की। स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, स्वामी परियोजना। यह सरकार समर्थित फंड है जिसे सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी सेकंड AIF वैकल्पिक निवेश कोष ऋण फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का गठन रेरा पंजीकृत किफ़ायती और मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए किया गया था जो धन की कमी के कारण रुकी हुई है। फंड का निवेश प्रबंधक SBI कैप वेंचर्स है जो कि SBI कैपिटल मार्केट्स के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो निवेश प्रबंधक इसका कौन है? SBI कैप वेंचर्स। भारत सरकार की ओर से कोष का प्रायोजक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।